अस्सलाम वालेकुम सेफ्टी प्रोफेशनल्स। सैफुल्लाह हैदर विद यू HSE मैनेजर फ्रॉम दुबई। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हूँ। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि वन बाय वन हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे HSE के इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि हमें साइट पे फेस करना पड़ता है, तो उसको हम कवर करेंगे ताकि हमारे न्यू सेफ्टी प्रोफेशनल्स या हमारे जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं उनसे एक अच्छी डिस्कशन हो और उनको एडवाइस किया जाए और उनको उससे फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो ये एक टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम। ये एक इंस्ट्रक्शन नंबर देखें जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये जस्ट एक रेफरेंस नंबर होता है डॉक्यूमेंट का, जिसके हवाले से हम आगे मूव करते हैं। अगर आप ये वाले पेज देखें रिवीजन हिस्ट्री, तो इसमें आपकी रिवीजन्स दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले ये डॉक्यूमेंट इशू किया 2008 में, तो ये फर्स्ट इशू था। उसके बाद हमने ये थोड़ी सी चेंजेस की, हमने यहाँ पे लिख दिया 2014 में। इसी तरह आगे 2015, 16, 17, 18, 2022 टिल, तो कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हैं इसी डॉक्यूमेंट में आप रिवीजन डालते जाएंगे, साथ में ऐड करते जाएंगे। तो ये रिवीजन हिस्ट्री होती है इसकी। ये आगे इसके कंटेंट्स हैं। कंटेंट को वन बाय वन हम जाते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे और इसको डिस्कस करते जाते हैं साथ के साथ। इसका पर्पज़ क्या है देखें, कोई भी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ जब होती हैं साइट के ऊपर, तो उसके लिए हम परमिट टू वर्क सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक्चुअल में परमिट टू वर्क सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, जैसे कि ये देखें, ये लिखा हुआ है, अ सिस्टम विच इंश्योर दैट ऑल एसेंशियल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन and where necessary physical safeguards are in place allow particular high risk work to proceed. Permit to work system are normally considered the most appropriate provide controls for the high risk activities. अब सबसे पहले ये देखें, PTW भी लिखते हैं इसको। PTW एब्रीवेशन है परमिट टू वर्क सिस्टम का। कहीं भी जहाँ पे आपकी हाई रिस्क एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे हम परमिट टू वर्क सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक कम्युनिकेशन, एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे एक टूल होता है जिससे हमारी जितनी भी टीम जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, या हमारे जो क्लाइंट के पर्सनल हैं, या ये उस साइट एरिया की जो अथॉरिटी है, उनके साथ सबके साथ एक कम्युनिकेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, ताकि हमारा काम जो है वो स्मूथली मूव ऑन करे और किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन से बचा जा सके, जिसकी वजह से एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है। तो ये इसका पर्पज़ होता है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो इसमें जो आपका मैनेजर होगा, वर्क प्लेस मैनेजर, जो कि इंजीनियर भी हो सकता है या सुपरवाइज़र भी हो सकता है, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जब साइट के ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है आपका परमिट टू वर्क सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपका काम जो है वो सेफ़ नहीं है, हम उसको सेफ़ कंसिडर नहीं करते। एक्सीडेंट इंसिडेंट के हाई रिस्क है उसमें। तो सो परमिट टू वर्क सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली उसके बाद उसको मेक श्योर करना चाहिए कि ऑल अरेंजमेंट्स, ये देखिए, ऑल अरेंजमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। वो इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग हो सकते हैं, वो इन टर्म ऑफ रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो इन टर्म ऑफ मैन पावर्स हो सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि आपका जो वर्क प्लेस मैनेजर है या सुपरवाइज़र या इंजीनियर है, वो देखें कि आपका जो PTW सिस्टम है उसकी मॉनिटरिंग करने से ये चीज़ इंश्योर हो रही है कि वो इफ़ेक्टिव और करेक्टली अप्लाइड है या नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक हॉट वर्क स्टार्ट कर दिया है साइट के ऊपर, परमिट टू वर्क सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, कम्युनिकेशन हमारी होगी साइट पे, और उसके बाद भी हमारे जो रिस्क्स हैं वो मिनिमाइज़ नहीं हुए, तो इट मीन्स के वहाँ पे कुछ ना कुछ रॉन्ग है। जैसे मैं एक एग्जांपल ऐड करता हूँ इसमें। एक स्पेसिफिक एरिया पे आपने वर्क परमिट इशू किया। अब वर्क प्लेस मैनेजर ने ये चीज़ इंश्योर नहीं की कि सराउंडिंग में कोई कंबस्टिबल या फ्लेमेबल मटेरियल तो नहीं पड़ा हुआ। तो जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो देन हॉट वर्क के दौरान आपको पता है कि हीट इन्वॉल्व होती है या स्पार्क्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेल्डिंग कटिंग की जॉब होती है, तो उसमें फिर हाई रिस्क हो सकता है वो कंबस्टिबल और फ्लेमेबल मटेरियल के साथ मिलके कि वो फायर हो सकती है, जिससे फायर इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा फिर कंट्रोल मेजर्स जो हमने इम्प्लीमेंट करे हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जिक्र किया कि
फायर हो सकती है। तो अगर इन केस ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं साइट के ऊपर कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, या इमरजेंसी सर्विसेज अगर हमारी कोई इंजरी होती है या एक्सीडेंट या फैटेलिटी इन केस होती है तो फिर हम कर सकें। ये चीज़ें सारी मेक श्योर करने की हैं सुपरवाइज़र की। सेकंड अगले स्टेप पे अगर 3.2 पे हम जाएं तो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ये एक टूल है, उसमें हम मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट जो है वो डेवलप करते हैं। डेफिनेटली जो आपकी रिस्क असेसमेंट होती है वो मेथड स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस कर रही होती है कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है वर्क परफॉर्म करने की। तो उसके हिसाब से आप जो है वो अपने रिस्क असेसमेंट डेवलप करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ऐड किया था कि आप हॉट वर्क जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी मेथडोलॉजी डिफाइन करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, या आप क्या हीट जिसमें इन्वॉल्व है, क्या हॉट वर्क आप करने जा रहे हैं। तो उसमें आप हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट दोनों इन्वॉल्व होंगी। उसकी बेस के ऊपर जब वो अप्रूव्ड होंगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स, तो देन वो आप कॉपी अटैच करेंगे और अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, रिस्क की जो चेकलिस्ट है वो भी आप बना सकते हैं अपनी परमिट की कॉपी के साथ अटैच कर सकते हैं, या उसी में ही इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप चेक कर लें ABCD हमारे पास मौजूद है साइट के ऊपर या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने एक सर्वे कन्वे किया है साइट के ऊपर, जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि कोई फ्लेवेबल कमर्शियल मटेरियल तो नहीं है या कोई और हैज़र्डस चीज़ तो नहीं है। उसके बाद एनालिसिस टू वर्क लेवल ऑफ एक्सपोजर ऑफ हैज़र्ड आपने किया है कि कितना लेवल है, हाई है, मीडियम है, लो है। अपॉइंटेड पर्सन आपके पास मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वेल्डिंग कटिंग करनी है तो वेल्डिंग कटिंग करने के लिए आपको, जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल्स को पता है कि साइट के ऊपर जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वही होना चाहिए, और फायर वॉचर मौजूद होना चाहिए, और आपके जो टूल्स एंड इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके सर्टिफाइड होने चाहिए और इंस्पेक्टेड होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेक श्योर करने की ज़रूरत है। कैरी आउट एनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रायर टू कमेंसमेंट। जैसे कि एक तो अगर आप वेल्डिंग की जॉब करने जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो उसमें वेल्डर के थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और उसके अलावा आप इंटरनल ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, या उनकी जो टीम है या ग्रुप ऑफ मेंबर हैं उनके साथ एक इंटरनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप TBT कर सकते हैं, और रिस्क मेथड स्टेटमेंट के जैसे हमने ऊपर जिक्र किया तो उसको भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको PPE भी बोलते हैं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने राइट PPE यूज़ किए हुए हैं या नहीं यूज़ किए हुए। जैसे आप फॉर एग्जांपल वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो वेल्डिंग करने के दौरान आप कॉटन के ग्लव्स नहीं पहनेंगे डेफिनेटली, ठीक है, या आप फेस शील्ड के बगैर वेल्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि स्पार्क आपके ऊपर आ सकते हैं। फिर आपके सराउंडिंग में आप फायर ब्लैंकेट यूज़ करते हैं ताकि स्पार्क जो है स्प्रेड ना हो, और एक स्पेसिफिक एरिया हो। आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके पास आप रखते हैं। खैर फायर एक्सटिंग्विशर्स PPE में तो नहीं आता, लेकिन वो एक टूल के तौर पे यूज़ होता है। और आपका जो इमरजेंसी बैकअप या सपोर्ट के तौर पे आप जब जिसको समझते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर उस कैटेगरी में आ जाता है। अब अगर आप साइट के ऊपर हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप फायर ब्लैंकेट भी रखेंगे, आप वाटर भी रख सकते हैं, आप वहाँ पे सैंड भी रख सकते हैं, वहाँ पे आप DCP और CO2 के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो भी रख सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्वमेंट है। फिर वो हम एक और अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वो मैं आपको डिफ़ाइन कर दूंगा उसमें कि कौन सी कैटेगरी का कहाँ पे इस्तेमाल होगा। आगे अगर नेक्स्ट पॉइंट G में देखें आप, इंश्योर अदर हु आर इन द विसिनिटी ऑफ द वर्क एंड नोटिस्ड एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द हैज़र्ड, कि आपने देखना है वहाँ पे कौन लोग काम कर रहे हैं, और ताकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे कोई आदमी उसमें फंस जाए या स्टक हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे औरतें हैं, वहाँ पे बच्चे हैं, कोई लाइव एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉल है, मॉल के अंदर आप एक शॉप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे साथ में पब्लिक भी इन्वॉल्व है। और अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे लेडीज़ हों, प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, वहाँ पे वल्नरेबल पीपल हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है कि कौन सा ग्रुप वहाँ पे इन्वॉल्व है। इंश्योर करना है वर्क प्लेस मैनेजर ने कि कॉपी ऑफ परमिट इज़ पोस्टेड एट द वर्क एरिया
एंड टाइम स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद इट, कि कितने टाइम से कितने टाइम के लिए आपको परमिट इशू किया है, जो कि अथॉरिटी ने आपको, इशूइंग अथॉरिटी जो कि आपका कंसल्टेंट हो सकता है, जो कि आपका क्लाइंट हो सकता है, जो कि आपका इंटरनल मैनेजमेंट हो सकती है, तो उन्होंने आपको किस टाइम से किस टाइम तक परमिट इशू किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट के लिए किया है, या 2 घंटे के लिए किया है, या 4 घंटे के लिए किया है, तो उस टाइम को स्ट्रिक्टली आपने कंप्लाई करना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें लोटो सिस्टम की, लॉकआउट टैगआउट सिस्टम, डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टॉपिक है, मैं इसको भी अलग से डिस्कस करूँगा, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो अगर आपको एक पाइपलाइन के अंदर जो कि एनर्जाइज्ड है, जिसमें लेट्स सपोज वाटर का फ्लो है, तो उसको आपको 2 घंटे के लिए अलाउ किया गया है, तो डेफिनेटली उस पर लोटो सिस्टम 2 घंटे के लिए ही अप्लाई किया गया है, तो आपने उसी टाइम ड्यूरेशन में अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकलना है, उसको क्लियर करना है एरिए को। ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे का परमिट मिला, आप 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा या घंटा ऊपर लगा दें उसको, ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है तो देन आपको पहले से उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, परमिट टू वर्क सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल पर्सनल कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले परमिट इशूअर है, जो बंदा परमिट इशू कर रहा है आपको, उसमें आपका इंजीनियर हो सकता है, उसमें आपका मैनेजर हो सकता है, और या वो अथॉरिटी हो सकती है, या वो कंसल्टेंट या क्लाइंट भी हो सकता है। तो वो उसने ये चीज़ें सारी जो इशू करना है, जो तो उसने आपके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सारे आपसे लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परमिट इशूअर शैल बी गिवन द अथॉरिटी टू इशू एंड क्लोज आउट एंड साइन परमिट्स ऑन बिहाफ ऑफ XYZ। किसी भी कंपनी या अथॉरिटी या किसी भी XYZ अथॉरिटी की तरफ से वो अथॉराइज्ड है कि आपको परमिट इशू करे, वो सारी चीज़ें। लेकिन वो सारी चीज़ें मेक श्योर करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी लोटो सिस्टम की बात की है, तो लोटो सिस्टम जो है उसमें अगर आपका कहीं भी एनर्जाइज सिस्टम इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली आपने उसको आइसोलेट किया है। अब आइसोलेट करने के बाद आपने वहाँ पे काम स्टार्ट किया है, तो आपके पास आइसोलेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, उसकी डी एनर्जाइज रिपोर्ट होनी चाहिए, और आपका जो रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट की अपने बात की थी उसकी कॉपी अटैच होनी चाहिए, ट्रेनिंग की कॉपीज अटैच होनी चाहिए, TBT की कॉपीज अटैच होनी चाहिए, अगर कोई ड्राइंग है तो उसकी कॉपी अटैच होनी चाहिए, या कोई और एक्सटर्नल परमिट है तो उसकी कॉपी भी अटैच होनी चाहिए, वॉट एवर द अदर कम्युनिकेशन मीन्स, वो भी सारी कॉपीज उसके साथ अटैच होनी चाहिए, ताकि मेक श्योर हो सके कि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें वो मेक श्योर करेगा। वर्क साइट हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड ऑल प्रिकॉशन स्पेसिफिक टू द स्पेसिफाइड टू बी टेकन बिफोर वर्क कमेंसमेंट। तो जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होने जा रही है, एरिया को वेरीफाई कर लिया गया है। जैसे हमने फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल की एग्जांपल दी थी कि वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है। और नेक्स्ट, अगर कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं आ रहा किसी चीज़ में, या किसी पार्टी के साथ कम्युनिकेशन में, या कोई सर्विसेज आइडेंटिफाई करने में, या कोई प्रिकॉशन लेने में। और उसके अलावा फिर जो कॉपीज़ हैं, इशूड परमिट्स जो हैं वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं स्पेसिफिक लोकेशन पे। और जो वर्क एरिया आपने चेक कर लिया गया है, वहाँ पे काम ख़त्म होने के बाद आपने प्रॉपरली परमिट को क्लोज़ भी करना है। ऐसा नहीं है कि वो ओपन परमिट नहीं है, वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों को इशू किया गया है फॉर स्पेसिफिक जॉब। और इसके अलावा परमिट इशूअर शैल इंश्योर दैट द परमिट रजिस्टर इज मेंटेन्ड। जब आपका परमिट कंप्लीट हो जाएगा तो देन उसको आप फाइलिंग कर सकते हैं आपने रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए, जिसमें आप ऑडिटिंग कर सकते हैं, और बाद में अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो उसमें भी आपको वो हेल्प आउट करेगा। परमिट होल्डर कौन है? परमिट होल्डर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, जो कि रिक्वेस्ट करता है परमिट इशू करने के लिए, और वो सारी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग्स और डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो सारी चीज़ें उनके साथ मेक श्योर करता है कि कॉपीज़ अटैच हों, और सारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली सारी पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेटेड हों। तो ये सारी चीज़ें जो है वो परमिट होल्डर जो है वो मेक श्योर करता है, और वो परमिट जो है वो उसको करेक्टली क्लोज किया गया है या नहीं किया गया, वो उससे परमिट इशूअर से कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को भी मेक श्योर करेगा। वर्क पार्टी, अब वर्क पार्टी कौन है? जो कि आपका कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम करने जा रहा है। जैसे लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी थी पहले कि वेल्डिंग की, अगर एक आपका वेल्डर की साथ 2-3 हेल्पर हैं, एक टीम है 3-4 लोगों की, वो काम करने जा रहे हैं, तो देन डेफिनेटली वो आपकी वर्क पार्टी है। अब आपने जो परमिट इशू लिया है
उसको आपने उनसे कम्युनिकेट कर देना है। जो कम्युनिकेशन आपने की है, जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे, जैसे कंट्रोल मेजर्स हैं, रिस्क असेसमेंट्स हैं, परमिट होल्डर ने जो भी ब्रीचेस हैं उसकी वो भी कम्युनिकेट कर दी हैं, और आपने उनसे जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे एरिया को नीट क्लीन करना है, कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, हाउसकीपिंग मेंटेन करनी है, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस या कंट्रोल मेजर्स जो आपने रिस्क असेसमेंट एड्रेस किए हैं वो सारे आपने उनसे कम्युनिकेट करने हैं, ताकि वो पार्टी जो है वो उसको मेक श्योर करे। अब एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कोप ऑफ परमिट। परमिट शैल बी क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड होगा तभी हम इसको मेक श्योर कर सकेंगे कि आपका जो परमिट है वो इफ़ेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है। जैसे उस पर डेट और वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो परमिट जो है वो आपका 14 जनवरी 2022 के लिए आपको इशू है, तो वो आपको आप 15 जनवरी में वो यूज़ नहीं कर सकते अगर वो 1 डे परमिट है तो। या लेट्स सपोज वो 14 जनवरी में आपको 2 PM से लेकर 4 PM तक आपको अलाउ किया गया है, तो उसी 2 घंटे में आपने काम करना है, उसके बगैर वो परमिट वैलिड नहीं है। परमिट का नंबर होना ज़रूरी है, कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर का नेम, लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ वर्क के आप क्या काम करने जा रहे हैं, जैसे वेल्डिंग, कटिंग, व्हाटसोएवर, टूल्स एंड इक्विपमेंट आप क्या यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे आप वेल्डिंग मशीन यूज़ करने जा रहे हैं, कटर ग्राइंडर को यूज़ करने जा रहे हैं, सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, उनके अरेंजमेंट्स क्या हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स वो क्या है आपने लिए हुए, और उसके अलावा the period of the completion of the work shall not exceed the maximum duration of the permit। जैसे कि मैंने अभी बात की है, जितने ड्यूरेशन के लिए आपको इशू किया गया है 24 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, 4 आवर के लिए, 8 आवर के शिफ्ट के लिए, तो आपने उसी दौरान अपना वर्क कंप्लीट करके परमिट को क्लोज करना है। फॉर द वर्क टू एक्सटेंड बियॉन्ड द स्टेटेड टाइम PTW shall be closed and new permit issued। उसको अगर आपने अपने टाइम ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट नहीं किया, आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया था कि 2 PM से 4 PM के दरमियान आपने काम कंप्लीट करना है, लेट्स सपोज आपका काम एक्सीड हो रहा है, आपको चाहिए आप न्यू परमिट इशू करें, अपने जो इश्यूर है उनसे कांटेक्ट करें, कोऑर्डिनेटर से, और आप न्यू परमिट जो है वो लें, फिर काम स्टार्ट करें। अदरवाइज़ अगर आप काम करते रहेंगे, जैसे मैंने लोटो की एग्जांपल दी थी कि अगर आप किसी पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं और वो पाइपलाइन का फ़्लो जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो देन आपके लिए भी ख़तरा हो सकता है, आपकी सर्विसेज के लिए, प्रॉपर्टी डैमेज और इंसिडेंट और सराउंडिंग के लोगों के लिए भी, और सराउंडिंग की प्रॉपर्टी के लिए भी। कन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज़, सिमिल्टेनियसली कन्फ्लिक्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि लेट्स सपोज अगर किसी भी एक जगह के ऊपर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ अदर कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहे हैं सेम एरिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पाइपलाइन की एग्जांपल ली, अगर आप एक वेल्डिंग की पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं और पाइपलाइन लेट्स सपोज जो है वो 100 मीटर की है, तो उस पाइपलाइन के ऊपर अगर 2 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज एक आदमी पेंट कर रहा है, उसके ऊपर एक बंदा वेल्डिंग कटिंग का काम कर रहा है, तो देन दोनों एक्टिविटीज़ आपस में क्लैश हो रही हैं, क्योंकि पेंट के दौरान हो सकता है वहाँ पे फ्लेमेबल मटेरियल इन्वॉल्व हो, और आप वेल्डिंग करेंगे तो वहाँ पे आग लगने का खतरा है, तो देन ये कन्फ्लिक्ट हो जाएगा दोनों में। तो देन आप लोग डिसाइड करेंगे, अथॉरिटी से जो आपकी मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगी कि किस एक्टिविटी को कंटिन्यू किया जाए, या इधर अगर दोनों एक्टिविटी कंटिन्यू हम करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रिकॉशनरी मेजर है या किस तरीके से हम उसको लेके चल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखें, वेयर अ नंबर ऑफ परमिट PTW आर इन ऑपरेशन, जहाँ पे डिफरेंट परमिट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हार्ड वर्क भी चल रहा है, आपका वर्क एट हाइट भी चल रहा है, आपका लिफ्टिंग की एक्टिविटी भी चल रही है, तो देन एक ही पॉइंट पे अगर आप सारा कुछ कर रहे हैं तो देन वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि एक टीम लिफ्टिंग में इन्वॉल्व है, एक फॉर एग्जांपल अगर स्टील स्ट्रक्चर फिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे लिफ्टिंग भी हो रही है, अगर आपने वहाँ पे वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पे हॉट वर्क भी हो रहा है, और अगर आप हाइट पे काम कर रहे हैं तो वर्क एट हाइट भी हो रहा है, तो देन तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकती हैं। तो ये आपकी मैनेजमेंट जो है वो मेक श्योर करेगी कि किस तरीके से इसको लेके हम चल सकते हैं। कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रखेंगे तो आपका ड्यू टू द मिस कोऑर्डिनेशन, मिस कम्युनिकेशन, आपके एक्सीडेंट इंसिडेंट होने की रेशो वेरी हाई हो जाएगी, लाइकलीहुड वेरी हाई हो जाएगी। परमिट होल्डर शेल कम्युनिकेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द PTW टू द मेंबर्स ऑफ द वर्क पार्टी, सबसे वो परमिट होल्डर कम्युनिकेट करेगा, जैसे हमने ऊपर बात की।
work shall not be proceeded until all personnel working on the job confirm the sign and their understanding of the permit to work requirement. देखें, साइन के बगैर कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता. अगर आप बैंक से एक चेक भी कैश कराने जाएंगे, अगर आप खाली चेक जाके वहाँ पे रख देंगे तो डेफिनेटली वो वैलिड नहीं होगा अनटिल अनलेस के वहाँ पे कंसर्न बंदे के साइन हों. इसी तरह परमिट पे जो फॉर्मेट के मुताबिक जिस जिस आदमी के सिग्नेचर चाहिए होंगे, इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, वेल्डर है या सेफ्टी प्रोफेशनल है, जब तक आपका परमिट कंप्लीट नहीं होगा, कम्प्लीटली फॉर्मेट के मुताबिक फिल नहीं होगा, सिग्नेचर नहीं होंगे, वो वैलिड नहीं होगा, तो आप उस पर काम नहीं कर सकते. आपका परमिट डिस्प्ले होना चाहिए आपकी साइट के ऊपर और कंटिन्यूसली आपका जो वर्क परमिट है वो अगेन आप डिफ़ाइन जैसे होगा कि आप एक शिफ्ट के लिए, दो शिफ्ट के लिए या किस टाइम पीरियड के लिए है, तो अकॉर्डिंगली आपने उसको क्लोज आउट भी करना है परमिट को. और फॉर्मली हैंड ओवर करना है आपने, सिग्नेचर लेने हैं, रिकॉर्ड बनाना है जो टीम के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. The work party of the oncoming shift shall sign on the PTW once a permit is issued to ensure that all necessary information being communicated has been understood. अगर फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में टीम ट्रांसफ़र हो रही है तो डेफिनेटली पहली टीम को सारी कम्युनिकेशन की मालूमात है, इंफॉर्मेशन है कि वहाँ हमने कौन सी लाइन आइसोलेट की हुई है, कौन सी लाइन डीएनर्जाइज है, कौन सी नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट शिफ्ट आ रही है वो बिल्कुल ब्लैंक है. तो देन आपने उनको कम्युनिकेट करना है और साइन लेने हैं, रिकॉर्ड बनाना है परमिट के ऊपर कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको पास कर दी है ताकि वो उसके मुताबिक अपना काम प्रोसीड करें. परमिट इशूअर मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ ऑल परमिट्स इशूड. परमिट इशूर जो है वो अपना परमिट का जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा. क्लोज आउट परमिट की अगर आप बात करें तो देन एट द एंड जब आपका शिफ्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी तो देन आपने एरिया अपना क्लीन करना है. कोई भी ऐसी कंडीशन अनसेफ नहीं छोड़ के जानी कि कोई आने वाली टीम के लिए कोई हैजरस हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बैरिकेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका जो फ्लेम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, स्पार्क मौजूद है वहाँ पे या हीट मौजूद है जो कि फर्दर आग लग सकती है जिससे. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने मेक श्योर करनी है और उसके बाद आपने अपने क्लोज आउट परमिट वाले रजिस्टर में या फाइल में उसको इंक्लूड कर देना है. चेंजेस एंड कैंसलेशन ऑफ द परमिट. इफ़ द स्कोप ऑफ वर्क और प्रोसेस ऑफ द वर्क चेंजेस और नॉन कन्फर्मिटी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जो कि आपने एग्री किया था अपने रिस्क असेसमेंट में या मेथड स्टेटमेंट में या क्लाइंट के साथ परमिट की रिक्वायरमेंट में या ड्राइंग में या आइसोलेशन रिपोर्ट्स में या स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ, तो अगर आपकी कोई नॉन कन्फर्मिटी आ रही है तो आपको परमिट कैंसिल करने का हक भी है और आप कर भी सकते हैं. परमिट इशूअर या परमिट होल्डर जो है वो कैंसिल कर सकता है उस परमिट को क्योंकि आप उससे नॉन कन्फर्मिटी कर रहे हैं जो आपने एग्री किया था. और या अगर प्रोसेस में कुछ चेंज हो गया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक लाइन पे, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आप हॉट वर्क करने जा रहे हैं और वो आइसोलेशन थी और आपकी वो लाइन जो है जहाँ पे आप काम करने जा रहे थे, अब क्लाइंट ने ये कहा है कि हम उस लाइन को क्लोज़ नहीं कर सकते हैं, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, देन इट मीन्स कि आपकी मेथडोलॉजी फेल हो गई. अब आपने मेथडोलॉजी चेंज करनी है, अब आपको मेथड स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, तो देन आपका परमिट वैलिड नहीं होगा. स्कोप ऑफ वर्क अगर आपका चेंज हो जाता है, जैसे लेट्स सपोज आपने हॉट वर्क के लिए परमिट लिया था, अब आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, तो देन आपका स्कोप ऑफ वर्क भी चेंज है, तो अब आपको वर्क एट हाइट का परमिट चाहिए, तो डेफिनेटली एक ही परमिट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. इसी तरह अगर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी आ जाती है जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कम्युनिकेटेड नहीं थी, देन भी आप अपना परमिट चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं. न्यू परमिट जो है वो इशू होना चाहिए जब आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए. इमरजेंसी सिचुएशन में क्या है, ऑल एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड परमिट टू वर्क शैल हैव इमरजेंसी बैकअप सपोर्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज आग लग जाती है तो आपके पास फायर फाइटिंग की टीम मौजूद है, वहाँ पे आपके फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट मौजूद हैं आपके पास, वहाँ पे आपके पास इमरजेंसी फर्स्ट एड मौजूद है, फायर वाचर मौजूद है, या आपके पास एक्सेस इग्रेस और इमरजेंसी रूट्स मौजूद है वहाँ पे,
इमरजेंसी व्हीकल्स, नियरेस्ट हॉस्पिटल, क्लिनिक मौजूद है। ये सारी इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए है। आपके पास फ़ोन नंबर है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं, साइनेज लगे हुए हैं, एक्सेस इग्रेस क्लियर है, रूट्स क्लियर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाएंगी। ऑल परमिट टू वर्क शेल बी सस्पेंडेड अंटिल द फैसिलिटी रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट। अगर लेट्स सपोज आग लग जाती है तो जब तक आपकी जो फैसिलिटी है जहाँ पे आप काम कर रहे थे वो नॉर्मल स्टेट में नहीं आ जाती, जब तक आप अपना काम दोबारा रिज्यूम नहीं कर सकते। अब इसमें ये एक रेफरेंस के लिए है ये चीज़ें। अब मैं आपको एक परमिट की कॉपी दिखा देता हूँ जिसमें एक सैम्पल के तौर पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर। लेट्स सपोज ये एक हॉट वर्क का परमिट है। जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड्स पे चेक किया है, एरिया, लोकेशन मेंशन होनी चाहिए, सेक्शन कौन सा है। लेट्स सपोज आप फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं या लेवल 1 पे काम कर रहे हैं, लेवल 2 पे काम कर रहे हैं, या एक यूनिट के आपने सेक्शन बनाए हुए हैं, एक सेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। इक्विपमेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर डेफिनेटली आपकी नंबरिंग होगी, वो लगा सकते हैं। स्कोप ऑफ वर्क आपका क्या है, वेल्डिंग, कटिंग, बकेट हाइट, वॉटेवर, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं जो आपका स्कोप है वो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्योंकि ये हॉट वर्क है तो डेफिनेटली इसमें वेल्डिंग, कटिंग या हॉट वर्क इन्वॉल्व होगा। नो वर्क आउटसाइड द स्कोप मे बी परफॉर्म्ड अंडर दिस परमिट, कि कोई भी ऐसा वर्क जो कि आपके स्कोप में शामिल नहीं है आप वो नहीं करेंगे। स्कोप आपने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करना है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। हैज़र्ड्स लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड, कौन से हैज़र्ड इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं इस स्कोप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। वैसे तो आपने मेथड स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन भी बनाई हुई है, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग पे जो मेजर हैं, जो अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन आपने फाइंड आउट किए हैं, मेजर रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो आपने लिख देने हैं यहाँ पे। इसमें अगर आप अब देखें कि प्रिकॉशन और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, इसमें एक चेकलिस्ट सी बनी हुई है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये आप परमिट के ऊपर भी डाल सकते हैं या अलग से शीट भी साथ अटैच कर सकते हैं। अब ये देखें, वाई का मतलब येस है, एन का मतलब नो है, चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बॉक्स जो है वो इन हो जाएगा। इसको आप चेक कर दें, लेट्स सपोज नो करेंगे तो ये नो हो जाएगा। फायर ऑब्जर्वेशन है, अगर आप नो करेंगे तो ये रॉन्ग है। अब आप यानी इसको चेक करना है तो आप इसको चेक कर दें, ये देखें इसको आपने क्लिक कर दिया। अब इसको दोनों तो एट अ टाइम नहीं हो सकते तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो फायर ऑब्जर्वर है वहाँ पे, या फायर वॉचर है, ठीक है, यस है। इसी तरीके कार से हम इसको यस नो करते जाएंगे। कंबस्टिबल गैस फ्लेमेबल जो आपके 15 मीटर रेडियस में कोई नहीं होना चाहिए। कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो फ्लेमेबल या गैस आपकी 15 मीटर रेडियस में नहीं होनी चाहिए और आपका कंबस्टिबल 10 मीटर रेडियस में नहीं होना चाहिए। और चेक कंबस्टिबल फ्लोर्स बिलो 10 मीटर रेडियस, एक्सटेंशंस इन हैंड, रन आउट वाटर होज रील जो आपकी होती हैं। एरिया वेटेड, वहाँ पे आपका पानी मौजूद है या नहीं है, और आपका जो सप्लाई है वहाँ पे आ रही है कि नहीं। कंटेन ऑल स्पार्क्स, येस और नो, और फायर ब्लैंकेट है, येस और नो। साइन इरेक्टेड, ये सारी ये चेकलिस्ट आपके सामने है, ये आपने मेक श्योर करनी है। गैस टेस्टिंग, अगर डेफिनेटली आप किसी कन्फाइंड स्पेस में या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई गैस का जैसे ऑक्सीजन भी एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है, उसको भी आप मुहैया कर सकते हैं, और फ्लेमेबल गैसेस को भी मुहैया कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ें हैं, इसको हम कन्फाइंड स्पेस के परमिट में स्पेशली कंसिडर करते हैं। तो अगर कोई ऐसी जगह पे आप हॉट वर्क करने जा रहे हैं जहाँ पे हो चांसेस हैं कि वहाँ पे गैसेस मौजूद हो सकती हैं, या हो सकता है आप किसी ऑयल एंड गैस फैसिलिटी पे काम करें, तो डेफिनेटली आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। गैस टेस्ट फ्रीक्वेंसी, कितनी देर के बाद आप चेक कर रहे हैं वो मेंशन करना, 30 मिनट, 1 आवर, 20 मिनट, कितनी देर के बाद। मैक्सिमम LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो है वो परमिटेड कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है उस गैस के अकॉर्डिंग। इनिशियल गैस टेस्ट कितने बजे किया, डेट और टाइम। फिर उसके बाद दिस एरिया इज़ एन सेफ कंडीशन फॉर द हॉट वर्क टू बी कैरिड आउट। अब यहाँ पे इशूअर जो है उसने साइन कर देने हैं, यहाँ पे उसने डेट लिख देनी है, यहाँ पे उसके साइन और यहाँ पे उसका नाम। इसी तरह एक्सेप्टेंस जो है, जो परमिट होल्डर है या जो आपका सुपरवाइज़र है या वर्क प्लेस मैनेजर है, वो वहाँ पे साइन कर देगा, नाम लिखेगा उसका अपना, यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क कंप्लीट जब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे वही जो आपका परमिट इश्योर या परमिट आपका होल्डर है वो वहाँ यहाँ पे अपना नाम, डेट और सिग्नेचर लिख देगा,
ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी आप ऐड करेंगे कि यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर के साइन भी लाजिम होने चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे इस परमिट में इन्होंने जो परमिट होल्डर है, हो सकता है उसी को ही इन्होंने कंसिडर किया हो सेफ्टी ऑफिसर, क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर मेक श्योर करेगा कि ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल हैं या नहीं है। कुछ कंपनीज़ में परमिट होल्डर अलग से होता है, परमिट इशूअर अलग से होता है, और जो आपके सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो अलग से होते हैं, और हर डिपार्टमेंट अलग अलग से बना होता है। कुछ कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर ही परमिट इशूअर या परमिट होल्डर का काम कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि अथॉरिटी किसको असाइन की गई है, ठीक है। अगर आपका लेकिन एक चीज़ मेक श्योर लाजिम करनी चाहिए कि जो भी आपका वर्क प्लेस मैनेजर है और आपका सेफ्टी ऑफिसर है, इन दोनों के साइन एटलीस्ट वहाँ पे लाजिम होने चाहिए परमिट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना है, मेथडोलॉजी वाइज एंड रिस्क असेसमेंट वाइज। सो तो एट द एंड परमिट को जो है वो क्लोज़ करके साइन करके आप अपनी फाइलिंग में डाल लेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर है परमिट टू वर्क सिस्टम का। इसमें डिफरेंट परमिट्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बात की थी कि इसमें हॉट वर्क भी हो सकते हैं, इसमें कोल्ड वर्क परमिट जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है वो हो सकता है, वर्क एट हाइट हो सकती है। उसके अलावा कन्फाइंड स्पेस परमिट्स हो सकते हैं, उसके अलावा आपके लिफ्टिंग परमिट्स हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के परमिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके सेफ्टी प्रोफेशनल्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। जैसे कि अभी हमने आज परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर दूँ, या इसके अलावा हट के भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू विल बी वेलकम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।